हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 180 यानी 180, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे देवनागरी लिपि का विकास। तो चलिए देखते हैं देवनागरी लिपि का विकास एवं विशेषताएं। तो ध्यान देंगे दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ऑप्शन सी, ब्राह्मी से। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। ठीक है, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, व्याख्या है सभी भारतीय लिपियां ब्राह्मी से विकसित हुई हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुने, सभी भारतीय लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि, ध्यान से सुनते जाएंगे, देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, देवनागरी भारत के लगभग 10 प्रमुख लिपियों में से एक है। यानी भारत की लगभग 10 प्रमुख लिपियां हैं, जिनमें से एक है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो और इसका विकास किससे हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, ब्राह्मी लिपि से। ठीक, अब देखें महत्वपूर्ण बात, देवनागरी कैसी लिपि है? तो ये एक अक्षरिक, ठीक है, एक अक्षरिक लिपि है। देवनागरी एक अक्षरिक लिपि है जो प्रचलित लिपियों, कौन कौन सी प्रचलित लिपियों? ध्यान दें, रोमन, अरबी, चीनी। ठीक है, रोमन, अरबी, चीनी। रोमन किसकी लिपि है? तो ध्यान रखें, अंग्रेजी की। ठीक है, और चीनी, अरबी किस में आ जाएंगी? तिब्बती में। ठीक है, चीनी आ जाएगी तिब्बती में। ध्यान दे दोस्तों, तो इनमें से सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, ध्यान रखें, और कैसी लिपि है? अक्षरिक लिपि है। ठीक है, आगे देखें व्याख्या। अधिकतर लिपियों की तरह देवनागरी भी कहां से लिखी जाती है? तो दोस्तों, बाएं से दाएं तरफ, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है देवनागरी लिपि। ठीक है, जबकि उर्दू राइट टू लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। ध्यान दें शब्दों पर, देवनागरी लिपि के अंतर्गत हर शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। आप देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं अपनी हिंदी भाषा के अंतर्गत। ठीक है, तो आप शब्दों के ऊपर एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, और उससे फिर शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक, तो ध्यान दें, उनको क्या कहते हैं? उस लाइन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, शिरोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरोरेखा। ठीक है, और ध्यान दें कि कुछ वर्णों जैसे कि ध, भ और थ इत्यादि के ऊपर रेखा कैसी होती है? कटी हुई होती है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, इनके ऊपर पूरी रेखा नहीं लगती। ठीक है, कटी हुई रेखा लगती है। किसके ऊपर? धा के ऊपर, भा के ऊपर और था से थर्मस के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये थी कुछ देवनागरी लिपि के विकास के संबंध में कुछ बातें। ठीक है, देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ध्यान देंगे दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। क्या है तथ्य? अंग्रेजी भाषा की लिपि, किसकी? अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, जबकि उर्दू भाषा की लिपि क्या है? अरबी फारसी। ठीक है, अरबी फारसी उर्दू भाषा की लिपि है। वहीं अगर पंजाबी की बात की जाए तो पंजाबी की है दोस्तों गुरुमुखी। कौन सी? गुरुमुखी लिपि। और वहीं अगर मलयालम भाषा की बात की जाए तो मलयालम की है क्या? खरोष्ठी लिपि। ठीक है, खरोष्ठी लिपि। तो ये कुछ बातें हैं, आप ध्यान रखेंगे, जरूरी बातें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, देवनागरी का विकास
किस लिपि से हुआ है? तो अभी हमने पढ़ा था ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुने। प्राचीन देवनागरी लिपि, प्राचीन की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, वर्तमान नहीं, प्राचीन। ठीक, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ऑप्शन ए कुटिल लिपि से, कुटिल लिपि से प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है क्या था हमारा? प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो हमारा ऑप्शन ए सही था, कुटिल लिपि से। ठीक है, कुटिल लिपि से प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, इस कुटिल लिपि, ध्यान से सुनते जाएं, इस कुटिल लिपि से 8वीं 9वीं सदी के लगभग की बात हो रही है। कब? 8वीं 9वीं सदी के लगभग। ठीक है, अपभ्रंश भाषा थी जब। ठीक है, तो ध्यान दें, 8वीं 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप, ध्यान से सुने, नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ था। ठीक है, तो नागरी के प्राचीन रूप का विकास कब हुआ था? ध्यान रखें, 8वीं 9वीं शताब्दी के लगभग। ठीक है, इसके बाद है जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं, और उस भाषा को क्या कहते हैं? प्राचीन नागरी। ठीक है, ध्यान से समझते जाएं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र, अब इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी भारत, उत्तरी भारत। ठीक है, ध्यान रखें, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी यह हमें मिली है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ में तो मिली ही है प्राचीन नागरी लिपि, लेकिन साथ ही साथ दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी यह लिपि मिली है। ठीक है, ध्यान रखें, दक्षिण भारत में इस लिपि का नाम क्या था? नागरी ना होकर क्या था? नंदी नागरी था। ठीक है, तो आप उत्तर भारत की बात करेंगे तो कुटिल लिपि। ठीक है, अगर देवनागरी लिपि की प्राचीन लिपि की बात की जाए, ठीक है, इसके विकास के रूप में, तो दोस्तों उत्तर में इसे कुटिल लिपि कहते थे। ठीक है, कुटिल लिपि। ठीक है, और दक्षिण भारत में इसे नंदी नागरी कहते थे। ठीक है, बात एक ही हो रही है, देवनागरी लिपि की ही हो रही है। ठीक है, लेकिन नाम अलग अलग हैं, तो नाम अलग अलग हो जाने से आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अपनी चीजें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें। ध्यान दें, प्राचीन नागरी से ही, अब ध्यान से सुनेंगे, प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी, जो आज की नागरी है, ठीक है, आधुनिक नागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बांग्ला आदि लिपियां विकसित हुई हैं। ठीक है, तो जो प्राचीन नागरी थी उसी से ही जो हम आधुनिक लिपियां देखते हैं, कौन कौन सी? नागरी, आधुनिक नागरी। ठीक है, आधुनिक नागरी से अभिप्राय क्या है? देवनागरी। ठीक है, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बंगला आदि लिपियां विकसित हुई हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों, क्या है? ध्यान दें, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स ये कौन है? जिन्होंने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया था। ठीक है, 1984। ध्यान रखें, सर विलियम जोन्स, इनका विश्वास है, क्या विश्वास है? कि ब्राह्मी लिपि का विकास सेमेटिक लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? सेमेटिक लिपि से। नाम याद रखें, सेमेटिक लिपि से। ठीक, किसने माना? सर विलियम जोन्स ने। ठीक, सेमेटिक लिपि को मोटे रूप से, ध्यान से सुने, सेमेटिक लिपि को मोटे रूप से 3 शाखाओं में बांटा जाता है। कितनी शाखाओं में? सेमेटिक लिपि को हम 3 शाखाओं में बांटते हैं। कौन कौन सी 3 शाखाएं? पहली है उत्तरी सेमेटिक। ठीक है, उत्तरी सेमेटिक, फिर है दक्षिणी सेमेटिक, फिर तीसरी है फाइनिशियन। तो 3 शाखाएं हैं किसकी? सेमेटिक लिपि की। कौन कौन सी? उत्तरी सेमेटिक, दक्षिणी सेमेटिक और फोइनिशियन।
फोइनिशियन है दोस्तों, ध्यान दें। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अंगद देव। अंगद देव कौन है? सिखों के गुरु थे ये। ठीक है, सिखों के गुरु थे अंगद देव। ठीक है, गुरु नानक की परंपरा में रहे हैं ये। ठीक, तो ध्यान रखें, गुरु अंगद देव जी ने प्राचीन शारदा लिपि और सीमित उपयोग की एक स्थानीय लिपि मिलाकर क्या गुरुमुखी लिपि का विकास किया। तो गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? अंगद देव जी ने। और कैसे किया? इन्होंने प्राचीन शारदा लिपि और सीमित उपयोग की जो स्थानीय लिपि थी उसको मिला दिया और इन दोनों को मिलाकर के इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। तो प्रश्न बन सकता है कि पंजाबी की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि, इसका विकास किसने किया? तो आप बताएंगे गुरु अंगद देव ने। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये सिखों के कौन से गुरु थे। गुरु अंगद देव। ठीक है, अगला बिंदु है दोस्तों, ध्यान दें। इस लिपि में उन्होंने गुरु नानक देव की और अपनी भी समस्त वाणी लिखी। किसने? गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि में गुरु नानक देव की और साथ में अपनी भी समस्त वाणियां लिखी। ठीक है, इससे पूर्व गुरु नानक की वाणी का बहुत सा भाग तो केवल फारसी लिपि में ही उपलब्ध था। यानी कि जब तक कि गुरुमुखी लिपि का प्रयोग अंगद देव जी ने नहीं किया था, ठीक है, तो उससे पहले जो गुरु नानक जी की वाणियां मिलती हैं दोस्तों, वो हमें फारसी लिपि में मिलती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है नेपाली भाषा। कौन सी? नेपाली भाषा। ठीक है, नेपाली भाषा ब्राह्मी लिपि से उद्भूत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों नेपाली भाषा भी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि किससे उद्भूत है? तो दोस्तों ध्यान रखें, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, अब गौर करेंगे। नेपाली नेपाल की भाषा है। कहाँ की? नेपाली नेपाल की भाषा है। ठीक है, तो भारत की सीमा से सटा हुआ देश है। ठीक है, नेपाल, ध्यान रखें, यह भारत की भी एक राष्ट्रीय भाषा है। यानी कि नेपाली भारत की भी एक नेपाली भी एक राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, किसकी? भारत की। ध्यान देंगे दोस्तों, सॉरी, ये कह रहे हैं कि जो देवनागरी लिपि है वह भारत की एक राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, ध्यान से सुने। नेपाली भाषा, अगर हम नेपाली भाषा के प्राचीन नाम देखें तो क्या क्या है? पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी, रवस। ठीक है, रवस तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, खस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप दोनों नामों को ध्यान में रखें। हो सके तो गूगल करके देख लें। अगर गूगल में नहीं मिलता है तो मैं इसको फिर देखूंगी। ठीक है, थोड़ा डाउट में भी है। खस क्योंकि मैंने पढ़ा है, खस बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज को। ठीक है, तो ये यहाँ पर रवस लिखा हुआ है, मिसप्रिंट भी हो सकता है दोस्तों। ठीक, तो नेपाली भाषा के प्राचीन नाम क्या है? पहाड़ी, रवस, पर्वती और गोरखा व गोरखोली। क्या क्या है? पहाड़ी, रवस, पर्वती और गोरखा व गोरखोली। तो ध्यान रखेंगे, ये सभी क्या हैं? प्राचीन नाम हैं। किसके? नेपाली भाषा के। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ऑप्शन डी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, और एक ध्वनि के लिए एक संकेत का ही प्रयोग होता है। ठीक है, एक ध्वनि के लिए हम एक ही संकेत का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? देवनागरी लिपि में। तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या।
गौर करेंगे दोस्तों, भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भारत की जितनी भी लिपियां मिलती हैं वे सभी किससे निकली हुई हैं? तो ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई हैं या फिर विकसित हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने किया था? तो आप बताएंगे वैदिक आर्यों ने। ठीक है, वैदिक आर्यों ने। ये संस्कृत भाषा जब इस्तेमाल होती थी, ये तब की बातें हैं दोस्तों, वैदिक आर्यों ने। ठीक है, गौर करें, ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना, अगर हम इसका प्राचीनतम नमूना देखें तो 5वीं सदी ईसा पूर्व का है। ठीक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व का है। 5वीं सदी से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों ये वह समय है जब बौद्ध थे, यानी कि बौद्ध साहित्य लिखा जा रहा था। तो ध्यान रखें, बौद्ध का जन्म हुआ था कब? 5वीं सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बात हो रही है ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी ईसा पूर्व का है। ठीक है, जो कि बौद्ध कालीन है। कैसा है? बौद्ध कालीन। बौद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों कब? 563 BC में। ठीक है, ध्यान रखें। और बौद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बौद्ध की मृत्यु हुई थी 483 यानी 483 BC में। ध्यान रखेंगे। और इसके बाद और बौद्ध का संबंध किससे था? बौद्ध धर्म से। ठीक है, प्रवर्तक माने जाते हैं। और अगर हम बात करें महावीर जी की, तो महावीर जी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर जी का जन्म हुआ था दोस्तों 540 में। ठीक है, 540 BC में। और ये कौन थे? जैन आचार्य थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जैन आचार्य थे, जैन तीर्थंकर थे। कौन? महावीर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महावीर। ठीक है, और ये जैनों में 24वें तीर्थंकर थे, 24वें। ठीक, ये दो बातें मैंने आपको बताई, जरूरी हैं। तो जोड़ते चलिए भाषा को। ठीक है, काल से जोड़ना बहुत जरूरी है। पृष्ठभूमि याद रहेगी तो आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक, तो देखते हैं एक बार फिर से इसी लाइन को। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी ईसा पूर्व का है, जो कि बौद्ध कालीन है। ठीक, गुप्त काल के प्रारंभ में, ध्यान से सुने, गुप्त काल के प्रारंभ में ब्राह्मी के 2 भेद हो गए। ठीक है, अब ये गुप्त काल से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों गुप्त काल यानी कि जब श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सभी का समय था, उसे हमने किस नाम से जाना? गुप्त काल के नाम से जाना। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों। तो दोस्तों याद रखेंगे कि बौद्ध काल से विकसित होती हुई, ठीक है, गुप्त काल में आकर क्या हो गया? ब्राह्मी लिपि के 2 भेद हो गए। ठीक है, जिसे हम उत्तरी ब्राह्मी लिपि व दक्षिणी ब्राह्मी के नाम से जानते हैं। उत्तरी ब्राह्मी व दक्षिणी ब्राह्मी के नाम से जानते हैं। अगर हम अपना मैप देखें दोस्तों इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या हो गया? उत्तर का हिस्सा, ये क्या हो गया? दक्षिण का हिस्सा, ठीक है, भाग, ये पश्चिमी और ये पूर्वी। तो यानी कि 2 भागों में बट गई, एक तो उत्तर में और एक दक्षिण में। ठीक है, कब? बौद्ध काल से विकसित होती हुई गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल, ध्यान रखें। एक बार फिर से देखेंगे तो इस तरह से हमने देखा कि ब्राह्मी लिपि जिसके प्रयोग की शुरुआत वैदिक आर्यों ने की थी। ठीक है, कब? बौद्ध कालीन यानी 5वीं ईसा पूर्व बौद्ध काल में। ठीक है, वह आगे यानी कि गुप्त काल में, आगे चलकर गुप्त काल में 2 भागों में बट गई। इसके 2 भेद हो गए, एक उत्तरी ब्राह्मी, एक दक्षिणी ब्राह्मी। ठीक है, दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि,
ठीक है, तमिल लिपि, कलिंग लिपि, कलिंग किसका पुराना नाम है? तो दोस्तों ओडिशा का पुराना नाम कलिंग था। ठीक है, अशोक ने कलिंग के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। ठीक है, ये उनके 13वें शिलालेख में बताया गया है, कलिंग युद्ध। ठीक है, तो कलिंग ओडिशा का पूरा नाम था। ठीक, तो एक बार फिर से सुने, दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु लिपि एवं कन्नड़ लिपि, ठीक है, कन्नड़ लिपि, ठीक है, ग्रंथ लिपि तमिलनाडु, ठीक है, मलयालम लिपि आदि का विकास हुआ। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत के हमें, यानी कि अगर हम देखें जो निचले तट के जो राज्य हैं, ठीक है, मैप को ध्यान से देखें। ठीक है, वहां पर कौन कौन से, तमिलनाडु हो गया, ये भी तटीय क्षेत्र है, तटीय प्रदेश है भारत का। ठीक है, फिर ये आपका आ गया यहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक, मलयालम और कलिंग, ये कुछ बात नाम है, याद रखें। आप ध्यान रखें सिर्फ दक्षिण भारत को। ठीक है, भारत का निचला हिस्सा। ठीक, तो गौर करें, तो यहाँ पर क्या हुआ कि दक्षिणी ब्राह्मी का विकास हुआ। ठीक है, देवनागरी लिपि की विशेषता है, अब ध्यान से सुनेंगे, देवनागरी लिपि की विशेषता है, क्या विशेषता है कि ये सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है दोस्तों। कैसी लिपि है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, और जो इसकी ध्वनियां हैं, ठीक है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक या एक ही संकेत का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें जो बोला जाता है वही लिखा भी जाता है। देवनागरी लिपि में हम जो बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो हम वैसा ही लिखते भी हैं। ठीक है, और शिरोरेखा का प्रयोग इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसकी सुंदरता? तो देवनागरी लिपि की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मुझे लगता है कि बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? तो कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी के समकालीन है, ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि के समकालीन है। ठीक है, तो ध्यान से समझें, ये क्या है? ये देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। ठीक, यानी कि देवनागरी लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन लिपि नहीं है, ब्राह्मी से निकली हुई लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक है, अब देखते हैं बाकी ऑप्शन, ध्यान से सुने। ऑप्शन ए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। ठीक, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? इसमें जैसा उच्चारण हम करते हैं वैसा ही हम लिखते भी हैं। ऑप्शन बी, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिरोरेखा बहुत से मैंने देखी है कॉपी। ठीक है, तो बहुत से छात्रों को देखा है, वो क्या करते हैं, सीधा लिखते चलते हैं, शिरोरेखा नहीं लगाते, कहीं पर आधी लगाते हैं, कहीं पर लगाते ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखें, देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। आप कोई भी शब्द जब लिखते हैं देवनागरी लिपि में तो शिरोरेखा का लगाना जरूरी है। ठीक है, और जिन वर्णों पर नहीं लगेगा, जिन व्यंजनों पर नहीं लगेगा, वो कौन से थे? धा से धनुष, भा से भालू, ठीक है, और था से थर्मस, इस पर शिरोरेखा आधी लगती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। कैसे? गलत होने के बावजूद सही है। क्यों? क्योंकि नहीं है वाला प्रश्न है तो हमें नहीं बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, क्या है? देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है, यानी कि क्या सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, पहले हम पढ़ के देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, गलत है। ठीक है, ये दाएं से बाएं नहीं लिखी जाती, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी लेफ्ट से राइट में लिखी जाती है। ठीक है, दूसरा, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। ऐसा कुछ विद्वानों ने भी माना है कि इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई है, ये सही है।
तीसरी, यह वर्णात्मक लिपि है। ठीक है, तो वर्णात्मक लिपि है या नहीं है, ये अभी हम व्याख्या में देखेंगे। चौथी बात, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। दो कथन हमारे सही हैं। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ध्यान रखें। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। ठीक है, ये भी सही है। यह अक्षर पर आधारित लिपि है। मैंने आपको बताया था अक्षरिक लिपि है देवनागरी लिपि। ये अक्षरिक और वैज्ञानिक, ये दो शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यहीं से प्रश्न बनेगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए उसे अक्षरात्मक लिपि या फिर अक्षरिक लिपि कहा जाता है। ठीक है, अक्षरात्मक लिपि या अक्षरिक लिपि कहा जाता है किसे? देवनागरी लिपि को। फिर है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शिरोरेखा का प्रयोग भी किया जाता है, यह भी सही है। देखते हैं, कुछ अक्षरों जैसे कि भा से भालू, था से थर्मस और धा से धनुष, इनको छोड़कर ठीक है पूरी शिरोरेखा का इस्तेमाल होता है। जबकि इन तीनों पर, भा, था और धा पर अर्ध शिरोरेखा का इस्तेमाल होता है, यानी शिरोरेखा कटी हुई होती है। ठीक, अतः स्पष्ट है कि प्रश्न के दो उत्तर विकल्प ए और सी जो हैं वो सही हैं। ए और सी जो हमने पढ़े थे वो सही हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, लेकिन जो संशोधित उत्तर कुंजी आई उसमें विकल्प ए सही उत्तर माना है, जबकि विकल्प ए और सी दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। पहला क्या था कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये ए ऑप्शन था। सी क्या था कि इसमें शिरोरेखा का प्रयोग होता है। तो ये दोनों बातें सही हैं। ठीक है, देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर करेंगे। क्या है? द्विवेदी जी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने देवनागरी को संस्कृत लिपि भी कहा है। कौन सी लिपि? संस्कृत लिपि भी कहा है। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है देवनागरी लिपि के संबंध में। क्या कहा है? कथन है, ध्यान दें। संस्कृत लिपि की सरलता, संस्कृत लिपि की सरलता और शुद्धता, ये दो शब्द ध्यान रखें। संस्कृत लिपि की सरलता और शुद्धता को सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, संसार में संस्कृत के समान, पूरे संसार में अगर देखा जाए तो संस्कृत के समान शुद्ध और स्पष्ट लिपि दूसरी और कोई नहीं है। यानी कि जो पूरा संसार है इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा शुद्ध और सबसे ज्यादा स्पष्ट लिपि कौन सी है? संस्कृत है, संस्कृत लिपि। याद रखें, किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।